पिछले कुछ महीनों से ऐसा था कि हम लोग लैपटॉप का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, आईटी इनेबल सर्विसेज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर से दूरी बना के रख रहे थे। एक तरीके से पूरे आईटी सेक्टर को हम लोग अछूत टाइप से मान रहे थे। अछूत आईटी सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक को लेकर के। तो मुझे था कि अब बहुत इस पे चर्चा अब करने का मतलब होता नहीं है, क्योंकि राय कमोबेश एक ही निकल कर आ रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड को देख के मुझे लगा कि नहीं, अब आईटी सेक्टर पर फिर से नया नज़रिया लोगों से लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में एआई ड्रिवन जो कंपनियां थी वो कोलैप्स होती गई, उनके स्टॉक। चिप्स बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स काफ़ी कोलैप्स हुए, लेकिन उन कोलैप्स होने के एवज में या फिर कहें उसी दौरान आईटी कंपनियों ने इसको एंजॉय किया है, इसको काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इसको कैसे देखा जाए, तो आज आईटी सेक्टर पर खास चर्चा करेंगे अपने इस आवाज़ अड्डा में। और इसके अलावा अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन आने वाला है, तो अर्निंग सीजन कैसा रहेगा मोटा मोटी हर लोग अंदाजा बना के बैठे हुए हैं। चूँकि कच्चा तेल कहीं $100 पार कर चुका था, रुपये डॉलर के हालत ख़राब थे, तो लग रहा था कि चीज़ें जो है सो वैसे ही होंगी। तो रिजल्ट मान के लोग बैठे हुए हैं कि बहुत गंदा आएगा। जब मान के बैठे हैं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए रिजल्ट से। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राव और ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के हमारे साथ शेयर मार्केट के दिग्गज जुड़े हुए हैं। और रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप साहब हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा सुदीप सर आपसे, और शुरुआत में आज आईटी से करूँगा, क्योंकि आईटी को बहुत दिन से हमने छोड़ दिया था। आईटी को लेकर नज़रिया अभी भी आपका वही है कि कुछ बदला है? लक्ष्मण जी, कुछ हद तक वैसा ही है। देखिए, मैं अच्छा। संक्षेप में इसको समझाता हूँ। जो पिछले हफ्ते जो इस हफ्ते जो बातचीत हुआ है, जैसे ग्लोबली एआई रिलेटेड स्टॉक्स के प्राइस में करेक्शन देखने को मिला, और पैलेंटीन कंपनी जो बहुत दिग्गज कंपनी है, उसके सीईओ ने आके जो आईटी रिलेटेड सॉरी जो एआई रिलेटेड कंपनीज है उनका प्राइसिंग और उनका डिलीवरी मॉडल पे बहुत कुछ सवाल खड़े किए हैं। और ये सब होने के बाद वहां पे शेयर में करेक्शन देखने को मिला एआई कंपनीज, और आईटी सर्विसेज कंपनीज शेयर में एक उछाल सा देखने को मिला था। पर मैं लक्ष्मण जी यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग एआई कंपनीज के वैल्यूएशन लेके क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, उसके सर्विस डिलीवरी मॉडल लेके क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, पर एआई को हल्के में नहीं ले सकते। एआई इज रियल और एआई इज हियर टू स्टे। और एआई का जो जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे। और इस माहौल में आईटी सर्विसेज कंपनी, जो कि इंडिया के सारे दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, इनको इनके लिए जो दिक्कत की बात हो रही थी वो दिक्कत खत्म नहीं हुआ। और वो दिक्कत, हाँ ठीक है, शेयर प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ गया, वो सब ठीक है, पर इनको एआई वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे कदम लेने पड़ेंगे और एक पिवोट करना पड़ेगा एआई की तरफ, जो करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई कंपनी अपने तरह से ये कोशिश कर रहा है। इसमें कौन कितना सक्षम होगा, कौन कितना सक्सेसफुल होगा, वो देखने की बात है। एचसीएल ने एक बहुत बड़ा एआई रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। कोफोर्ज ने एक कंपनी एक्वायर किया है। परसिस्टेंट सिस्टम ने जाके एक दूसरे तरह की कंपनी एक्वायर किया है। हर कोई कोशिश कर रहा है। और पर ये जो एक से अगला 1 से 2 साल, इस इस अवसर में रेवेन्यू में प्रेशर रहेगा, इनके इनके मार्जिन्स में प्रेशर रहेंगे, और शेयर प्राइस में भी प्रेशर बरकरार रहेगा। और अगर आप एक चीज देखें, आज जो यूएस के आईटी सर्विसेज कंपनीज है, वो लगभग जो पी मल्टीपल 10-11 पी मल्टीपल पे काम हो रहा है, और हमारे यहाँ आईटी सर्विसेज कंपनी अभी भी 13-14 पी मल्टीपल पे काम हो रहा है। तो अभी भी यूएस के आईटी सर्विसेज कंपनी और इंडिया के आईटी सर्विसेज कंपनीज के जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वहां अंतर है। तो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए तो मैं अभी भी सतर्क रहूंगा। वॉच वेट एंड वॉच पॉलिसी ही मेंटेन करूंगा। वेट एंड वॉच पॉलिसी आप मेंटेन करेंगे। अभिषेक अग्रवाल साहब के पास मैं आऊँगा आखिर में, और अनिल राय जी आप दोनों आपके पास भी, क्योंकि आप लोग आईटी को लेकर शुरू से दूरी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बीच का रास्ता दिखता है। तो पंकज जैन साहब के पास चलते हैं, थोड़ी सी उम्मीद वहाँ जग रही है कि नहीं। पंकज जैन साहब, जैसा कि अभी सुदीप सर ने कहा भी, कोफोर्ज की बात करें, परसिस्टेंस की बात करें, एचसीएल की बात करें, ऐसी तमाम कंपनियां अब धीरे धीरे आईटी कंपनियों को एक्वायर करने लगी हैं, जहां उनको लग रहा है चीज़ें वहां पे लेना शुरू कर रही हैं। और दूसरा, वैल्यूएशन को लेकर लोगों को लगता है अब क्या बॉटम बन गया है क्या। और तीसरी चीज़,
वो ये है कि अब सरकार भी कह रही है कि हम एआई को रेगुलेट करेंगे। तो एआई का बूम जो था अब बॉटम आउट हो चुका है और हमें ट्रेडिशनल एआई आईटी की तरफ जाना चाहिए, और शायद यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते में आईटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन की हैं, ऐसा है? लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो लक्ष्मण जी, जो आप बात कर रहे हैं या जो हम डिस्कस कर रहे हैं विज अ विज रेफरेंस टू इंडियन मार्केट या इंडियन आईटी कंपनीज, इसमें हमें ये चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए कि इस बात में से कितनी बात हमारी एक डिज़ायर है, एक हमारी इच्छा है, और कितनी एक रियलिस्टिक सिनेरियो है। इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल जिस तरह से आईटी कंपनीज में करेक्शन आई है, 30 से 50% की जो करेक्शन आई है पिछले 6 से 9 महीने में, आई थिंक दैट इज़ टू बी सीन। बट अभी भी थिंग्स काफ़ी हेजी हैंगी। अगर हम देखें विज विज एआई कंपनीज की बात करें जो पिछले 15 दिन में हुआ है, वी हैव सीन कि बिगर, उसे प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए, उसे बबल बर्स्ट बोल लीजिए, उसे लेस ऑफ एक्सूबरेंस बोल लीजिए, या जो एक हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आ गए थे, प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड अक्रॉस द ग्लोब इन सम ऑफ द एआई कंपनीज या चिप कंपनीज। बट क्या वो एक यू टर्न हो गया है, कहना बहुत मुश्किल है। अभी भी जिस तरह की ग्रोथ पैटर्न्स इस तरह की कंपनियां दिखा रही हैं, अभी रिसेंट क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स आए हैं, 50 से 100% की ग्रोथ या 50 से 150% की ग्रोथ, एंड देव बीन टॉकिंग वेरी एनकरेजिंगली अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, एंड दैट इज़ वाई उनके जो लेवल्स चल रहे हैं आई के। सो अभी ये मानना कि आईटी कंपनीज की विज़ विज़ इंडिया दिक्कत खत्म हो गई, कहना बड़ा मुश्किल हैगा। ठीक है, बीच बीच में ट्रेडिंग कॉल्स आती रहेंगी, बीच बीच में ऐसे लेवल्स आते रहेंगे जहां से हमारे को 5 से 15% के जंप मिल जाएंगे। बट क्या ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस I can increase my allocation to IT companies? I can again take out my money from some of the sectors which are doing well in India, say auto ancillaries, healthcare. क्या उससे पैसा निकाल के मैं आईटी में ले जाऊंगा? आई एम स्टिल डाउटफुल। एटलीस्ट आई वोंट डू दैट फॉर माई सेल्फ, और ना ही मैं अपने क्लाइंट्स को ही बोलूंगा। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स हुए या इंस्टीट्यूशंस हुए, बैंक्स हुए, दे हैव टू मेंटेन अ सर्टन परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इन आईटी कंपनीज, उनको एक सेमनेस। बट उसमें भी जो भी हमारे मित्रगण हैं, आई एम श्योर दे आर मेंटेनिंग दैट परसेंटेज लेवल एट द लोअर एंड, अगर जो भी उनको हैगा। सो अभी मेरे को नहीं लगता कि आईटी कंपनीज एज सच दे आर आउट ऑफ द वुड्स, ऐसी बात नहीं है। क्वार्टर 1 के अब रिजल्ट्स आने हैं, एंड इट इज़ टू बी सीन कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स हो सकता है, ये मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा है, हो सकता है रिजल्ट्स बहुत खराब ना है, क्योंकि उनको जो एक रुपी डॉलर सिनेरियो होता है, जिस तरह के अप्रिसिएशन डॉलर में मिला था, उसका शायद पिछले क्वार्टर में फायदा मिल जाए। बट उनकी किस तरह की कमेंट्री आती है, दैट इज टू बी सीन, क्योंकि मैं मानता हूं कि एट एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग गुड मैनेजमेंट एंड दे डेफिनेटली प्रेजेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर। तो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, और काफ़ी कुछ इस पे निर्भर करेगा कि एआई बूम जो बाहर चल रहा है वहाँ पर हमारे को कितना थमाव देखने को मिलता है। क्या उसमें और प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्या उसमें जो एक इर्रेशनैलिटी चल रही है, आई वोंट इर्रेशनैलिटी हुई या बबल चल रहा है, कि उसमें और कितनी थोड़ा सा थमाव आता है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट, वी हैव सीन इट इन पास्ट ऑल्सो, कि मार्केट्स के पर्टिकुलर पॉकेट्स, पर्टिकुलर सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा दिन तक इरेशनल हो जाते हैं और आपकी पेशेंस टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर उस चीज़ को, इट इज़ टू बी सीन। सो आई वुड स्टिल स्टैंड कि ट्रेडिंग कॉल्स आते रहेंगे, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, डिविडेंड यील्ड्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए। बट क्या यहाँ से यू टर्न हो गया आईटी का, क्या बॉटम फॉर्मेशन हो गई है, आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन इसमें एक चीज मैं पूछूं अग्रवाल साहब, अभिषेक अग्रवाल साहब से, कि कई बार होता है कि कोई स्टॉक काफी चल रहा होता है, तो आप ही लोग कहते हैं कि अब एक ही खबर को लेके कितना स्टॉक चलेगा, या फिर अब इससे कुछ भी खबर आ जाए इससे ज्यादा ऊपर नहीं चलेगा। तो जब नीचे गिर रहा होता तो वो फॉर्मूला लागू नहीं होता है क्या, आईटी सेक्टर के संदर्भ में पूछूं तो? दो अलग चीज हो गई लक्ष्मण जी। एक है कि हम कोई, अगर मार्केट में एक तरह से करेक्शन फेज आ रहा है और कोई पर्टिकुलर सेक्टर में एक थोड़ी सी ज्यादा सेलिंग आ गई, तो फिर हम एक अजम्पशन बना सकते हैं कि भाई जब मार्केट रिकवरी फेज पे आएगा तो वहां पर हम एक बाउंस बैक देख लेंगे, क्योंकि शायद ये एक इंटरम शॉक है। बट आईटी सेक्टर के अंदर में ये लार्जली जो हम करेक्टिव फेज देख रहे हैं वो फंडामेंटल इन नेचर है। अब फंडामेंटल इन नेचर में इसको सिंप्लीफाई वे में अगर मैं पुट अक्रॉस करूं, और इससे पहले भी मेरे इस सेक्टर को लेके कई बार आपसे चर्चा हुई है। अगर हम याद करें तो इसके ऊपर मेरा नेगेटिव व्यू बहुत समय से बना रहा, बिकॉज
क्लियरली दिख रहा था कि एआई ड्रिवन एक्टिविटीज ग्लोबली बहुत ज्यादा मोमेंटम पकड़ के काम कर रही है। एंड ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो इंडिया के बाहर है। इंडिया में जो कंपनी है, जो अभी तक हमने हमारी आईटी सेक्टर को समझा, वो ज्यादातर लेगेसी बिजनेस वाली सेक्टर की कंपनियां हैं। और वहां पे भले ही उन्होंने अभी कुछ इन दिनों में मूवमेंट्स दिखाए हैं, बट उससे आपका देखिए रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा। देखिए सबसे बड़ा कंसर्न कहाँ आ रहा है ना, कि अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, आप ग्रोथ दिखाएंगे, तब तो फिर कोई इंसान उस ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्ट करेगा सेक्टर में। आप 1 से 2% की ग्रोथ अगर बताएंगे और मार्जिन में आपका कॉम्प्रेशन रहेगा, तो फिर कोई ऐसा रीजन नहीं बनता है कि जस्ट बिकॉज कि कोई स्टॉक करेक्ट हो गया, हम उसको लेके इसलिए बाय कर रहे हैं। हम ये इग्नोर कर रहे हैं इस मोमेंटम में कि अर्निंग्स को क्यों आप इग्नोर कर रहे हो? अर्निंग्स भी तो कहीं ना कहीं जाके डिक्लाइन हो रही है। और अगर अर्निंग्स कब होगी, तो कभी भी देखिए, हम्म, आपकी अगर टॉप लाइन जो रेवेन्यू है, अगर हम्म, वो नहीं बढ़ रही और आपका बॉटम लाइन में कॉम्प्रेशन है, तो आपका सबसे नेक्स्ट स्टेप जो मार्केट में होता है, वो होता है पीई कॉम्प्रेशन। हम्म, मतलब ये है कि हमारी लार्ज कैप आईटी कंपनी, जो अभी हमने स्क्रीन पे दिखाया कि 12 से 14 टाइम की प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल पे जो अब ट्रेड हो रही है, हिस्टोरिकली इस तरह के मल्टीपल पे कभी ट्रेड नहीं हो रही थी। और हमें तो ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना चीप है, तो क्यों ही ना हम इसको अब ले लें, बिकॉज ऑब्वियस बाई है, स्क्रीमिंग बाई है। बट ऐसा नहीं है। यस, हम्म, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, डिनाइल ही नहीं है इस बात को लेके, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इन कंपनियों ने, जहां हमारे पास ये क्लैरिटी आ गई कि इनकी ग्रोथ कहां से आएगी। क्योंकि एआई ड्रिवन एक्टिविटी में अभी भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारी इन लेगेसी कंपनियों ने हमें अभी तक नहीं दिया है। तो इन्वेस्टर के होने के तहत अगर कोई भी इन्वेस्टर आईटी सेक्टर को देख रहा है, तो उसे अब पिक एंड चूज तो करना पड़ेगा। और वो पिक एंड चूज सिर्फ एक प्राइस करेक्शन होने के वजह से वो हम करें, ये गवारा नहीं है, ये सही डायरेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं आपको देखना तो ये पड़ेगा कि एआई अब कोई हवा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, वो आज की रियलिटी है रियलिटी है। जो अडॉप्ट कर चुकी है मार्केट। अब हमारे यहाँ पे जो भी इस हवा को अच्छे से ज्यादा बेटर कैप्चर कर पाए, वो कंपनी ऑब्वियसली हमें बाय करनी चाहिए। और अगर वो हमें सस्ते में मिल रही है, कोई भी रीजन से, चाहे वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी हो सकती है, तो बिल्कुल देखना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल ये आपने अच्छा पॉइंट कहा कि एआई हवा नहीं है, एआई अब रियलिटी बन गई है। अनिल राय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल सुदीप सर से आपसे पूछूं कि हम लोग तो एआई और इसके इम्पैक्ट आईटी पे चर्चा कर रहे हैं एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी के पास लाख शेयर है, किसी के पास 1000 शेयर हैं, किसी के पास 50 लाख जो भी शेयर हैं, उसने कुछ पैसा लगाया हो। लेकिन आईटी कंपनी ने तो अपना पूरा स्टेक लगा रखा है ना, पूरा उनका कह सकते हैं उनकी विरासत है, उनका साम्राज्य है, तो उनको तो ज्यादा चिंता सता रही होगी ना, तो वो कुछ नहीं कर रहे होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं लक्ष्मण जी। हर आईटी कंपनी पूरा तरह से लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे, इसका मैं ज़िक्र कर रहा था, इन्फोसिस देखिए, इन्होंने टाई अप किया है ओपन एआई के साथ, और एंथ्रोपिक के साथ। टीसीएस ने भी ओपन एआई के साथ टाई अप किया है। हर कोई अपना-अपना स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है। कोफोर्ज ने, मैं जैसे कह रहा था, कोफोर्ज ने एक कंपनी एक्वायर किया है जो कि एआई क्षेत्र में कामकाज कर रहा है। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि एआई क्षेत्र में कदम रखे और एआई क्षेत्र में कामकाज इनको मिलता रहे। अब देखिए, एक 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 जो थ्योरी चल रहा है, और शायद थ्योरी क्या है, ये सच भी है, कि एआई मॉडल्स जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सर्विसेज कंपनीज की जरूरत होगी। और इसीलिए अगर आप देखें, दुनिया की जो दिग्गज दो एआई कंपनीज है, ओपन एआई और एंथ्रोपिक, दोनों ने अपने सर्विसेज कंपनी अलग से खोल लिया है, इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल लार्ज इन्वेस्टर्स। तो सर्विस कंपनी की जरूरत तो एस्टैब्लिश्ड। अब ये सर्विस कंपनीज का जो रोल होगा, वो रोल में इंडियन कंपनीज कितना रोल प्ले कर पाएगा, कितना हिस्सा उनके पास आएगा, इसी को लेके आने वाले दिनों में मुझे लगता है कंपटीशन होगा, और उसी में कौन सक्सेसफुल होगा, कौन सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि मैं वापस इसको दोहराऊंगा कि एआई मॉडल्स को कॉर्पोरेट में, एंटरप्राइज में इंप्लीमेंट करने के लिए आईटी सर्विसेज कंपनीज की जरूरत होगी। और ये जरूरत पूरा कौन कर पाएगा, इसी पे भविष्य निर्भर करेगा। और वहां पे सारे इंडियन आईटी कंपनीज कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वहां पे उनकी एंट्री हो, अपना अपना झंडा गाड़ पाए। हम्म
ये एक आपने सही कहा है, कोशिश में लगे हुए हैं। अनिल जी, आप चार्ट को भी ज्यादा देखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं, फंडामेंटल भी देखते हैं, लेकिन जैसे अभी अभिषेक अग्रवाल साहब कह रहे थे कि वैल्यूएशन कई बार काफी आकर्षक दिख रहा होता है, 50% तक गिर गया, 40% तक गिर गया, तो लोगों को लगता है कि ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। फंडामेंटली वो लोग अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है नहीं, तो चार्ट देख के नहीं जाना चाहिए। नहीं, चार्ट देख के एकदम नहीं जाना चाहिए। हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है और हर महंगी चीज़ खराब नहीं होती है। बाजार ही हमें कई बहुत बार सिखा चुका है। और वैल्यूएशन का देखिए, वैल्यूएशन वर्ड अपने आप में बड़ा रिलेटिव फिनोमेना है कि अगर कोई चीज़ पी मल्टीपल से ही केवल वैल्यूएशन नहीं मान सकते, उसकी अर्निंग पोटेंशियल अगर हैम्पर होती हुई दिखाई देती है तो फिर पी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। अगर सस्ती भी हो जाए पी, फिर भी हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए अगर उसकी अर्निंग ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है, अर्निंग रेवेन्यू उनका गिरता चला जा रहा है। लेकिन रही बात आईटी में, जैसा आप कह रहे हैं, मैंने देख रहा हूं, जैसा सुदीप जी कह रहे थे कि कुछ एक कंपनीज हैं जो एकदम दे आर फाइटिंग बाय टूथ एंड नेल्स, और वो इस एआई के जो डैमेज है इसको वो टेम करने में लगी हुई हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी डील की है लास्ट के कुछ मतलब 1-2 वीक्स में मैंने देखे, बड़ी बढ़िया डील उन्होंने की है और कुछ एक बढ़िया उन्होंने एक्विजिशन भी किए हैं। और इसी का नतीजा है कि कुछ आईटी कंपनीज में मैं देख रहा हूं कि खरीदारी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बाजार में आपको बाजार की सीधी खबर बता रहा हूं, और लगभग ये अभी तक फिलहाल अभी तो ये शुरुआत ही है, तो इस महीने हल्की से, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये पिछले 5 महीने गिरावट के बाद ये महीना थोड़ा सा हरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीकली चार्ट पे भी देखें तो आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा एक हरियाली दिखाई दे रही है मुझे, और एक रिकवरी का, एक बॉटमिंग आउट का फेज दिख रहा है। बट अभी भी ये कहना बहुत अर्ली होगा कि क्या यहाँ से एकदम क्या बॉटम आउट हो गया। ये वहाँ उसी पे डिपेंड करेगा जो कंपनीज इस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभिषेक जी ने कहा कि आप जानते हैं एआई को लेके, आईटी सेक्टर को लेके मैं भी बहुत पॉजिटिव बहुत लंबे समय से नहीं रहा हूं, लेकिन अब जो यहाँ कह रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने का समय आ गया है। कुछ कंपनियां जो है अपने को बहुत फास्ट अडाप्ट कर रही हैं, और जो कंपनियां इसको अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगी उनमें चूंकि करेक्शन बहुत बढ़िया हो गया है, तो डेफिनेटली वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें बन सकती है देखने की। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म अभी भी जब तक ये उस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं कर लेते ना, अगर वो जैसे कि वो एकदम ट्रेडिशनल सर्विस सेक्टर वाले को छोड़ करके अगर वो एआई कंसल्टिंग में आ जाते हैं, जैसा कि बहुत सी कंपनियां आ रही हैं एआई सर्विसेज के फॉर्म में, वो अपने आप को धीरे धीरे ढाल रही हैं, तो वहां से उनकी एक नई बिजनेस रेवेन्यू, नया बिजनेस मॉडल जनरेट होगा, और वहां से फिर वो अपने वैल्यूएशन को एक तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ भी धीरे से यहां से बढ़ा नहीं पाएंगे, तो वहां पर मौके मिलेंगे। और ये मौका मैं अभी बता दूं दर्शकों को, ये लार्ज कैप कंपनीज में मुझे ज्यादा दिख रहा है, मीडियम और स्मॉल कैप से भी दूर रहने की सलाह दूंगा। मौके आएंगे भी तो लार्ज कैप में ज्यादा आएंगे। देखिए, जो बड़ी कंपनियां हैं, HCL हो गया, HCL टेक, इसमें सबसे अच्छी मुझे कंपनी दिखाई दे रही है। उसने बहुत अच्छी डील भी की हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे कह दूं, मेरा कोई डायरेक्टली इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट इसके अलावा भी और भी कंपनियां हैं। TCS ने भी अच्छा किया हुआ है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है और सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात वो है कि जैसे अभी जब रिजल्ट सीजन आएंगे ना, तो इनके जो मैनेजमेंट गाइडेंस या मैनेजमेंट कमेंट्री जो होगी ना, वो उनके नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी लक्ष्मण जी। तो हमें उस पर ध्यान देना है कि इनके जो गाइडेंस होंगे या इनके जो कमेंट्री होगी वो क्या कह रही है आने वाले समय के बारे में, वहां से आपको एक बहुत बढ़िया अट्रैक्शन दिखाई देगा इनके शेयरों में। पंकज जैन साहब, ये जब मैनेजमेंट कमेंट्री होगी, गाइडेंस आएंगे, वहां पे कहां फोकस रखना चाहिए, क्या सुनना चाहेंगे आप अगर आईटी सेक्टर में मन बनाना है तो? देखो लक्ष्मण जी, कई सारी चीज़ें होंगी। एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स पे कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं, आई थिंक दैट भी उस रिजल्ट के बेसिस पे किस तरह से जो बड़े बड़े हमारे फंड हाउसेस हैं किस तरह के रिपोर्ट्स उस पर जनरेट करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर काइंड ऑफ सिनेरियो। उसके अलावा आई थिंक जो हमारी बात हो रही है, हम लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर ईगरली वेटिंग कि ये सारी आईटी कंपनीज किस तरह की कमेंट्री देती हैं, एंड दे विल हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव अ रोड मैप कि हम एआई के लिए किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द न्यूज़ फ्लो इज इन द मार्केट। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई इज हेयर टू स्टे। जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स एआई में आ रही हैं, एआई इज हेयर टू स्टे, और इट इज़ नॉट अ पासिंग फेज काइंड ऑफ थिंग। और उसमें अगर हम देखें, जिस तरह के अभी हमारे कलीग भी बात कर रहे थे, समथिंग लाइक HCL, जिसने अभी आर कंपनीज दे हैव बीन टेकिंग नेबल स्टेप। अभी 10% स्टेक सर्वम में लिया। सर्वम हमारी जो डोमेस्टिक, अगर इंडिया में अगर एक सबसे यूनिकॉर्न या सबसे एंकरिंग या बड़ी कंपनी आई की है तो सर्वम है कि डूइंग एक्सीडिंगली वेल और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। सो आई थिंक द स्टेप्स आर बीइंग टेकन, मे बी डिलेड स्टेप्स हो गए हैं। इन पे सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि 1-2 साल डिले हो गए हैं। इट वाज कमिंग बट आई थिंक दे ट्राइड टू प्ले सेफ।
So things are, I would say, in a very hazy kind of scenario, but वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं, कंपनी अब काफ़ी सतर्क हो गई हैं, देव बीन टेकिंग एक्टिव स्टेप्स टू सॉर्ट ऑफ एम्ब्रेस दिस चैलेंज ऑफ एआई अलॉन्ग विद देयर ट्रेडिशनल लेगेसी बिजनेस. सो काफ़ी सारी चीज़ों का समीकरण है और हमें नहीं भूलना चाहिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी जो मार्केट्स होती हैं या इक्विटी मार्केट्स होती हैं, दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर. अगर मार्केट्स को ये लगता है कि एट करंट वैल्यूएशन 10-11 की पी पे जिस तरह के डिविडेंड यील्ड है, यहाँ पर आप थिंग्स बॉटम आउट हो गई हैं, मैनेजमेंट अब काफ़ी इंकरेजिंग टोन में बात कर रहा है, एंड मे बी द बबल आउटसाइड या एक्सूबरेंस आउटसाइड इन एआई स्टॉक्स वो पूरी हो गई और वहाँ का पैसा कुछ दोबारा से लौट के इंडिया में आ सकता है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 थिंग्स. आई थिंक उन सब चीज़ों में एक इन बिटवीन द लाइंस रीडिंग करनी पड़ेगी, एंड देन लेट्स सी. और उसमें भी नॉट टू फॉरगेट जो हमारी 10 से 20 जो दिग्गज कंपनीज हैं, उसमें एट एंड ऑफ द डे I think specific companies, कुछ एक specific companies, I think they'll be able to adjust to this storm in a better way, बजाय कि सारे IT कंपनीज उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे. तो आई थिंक काफ़ी पिक एंड चूज होगा, काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा होमवर्क करना पड़ेगा. और अगर जो एक रिटेल निवेशक है, आई थिंक दे शुड सीक द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट और गो थ्रू द म्यूचुअल फंड IT रूट, म्यूचुअल फंड रूट टू IT जो उनके होंगे. So let's wait and watch, but I think काफ़ी उत्सुकता से हम IT के रिजल्ट्स और कमेंट्री की वेट कर रहे हैं. सिर्फ आईटी के रिजल्ट्स ही नहीं, मुझे लगता है कि बाकी सेक्टर के रिजल्ट इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट है इसमें आपको ईरान यूएस वॉर का पूरा असर दिखेगा, क्रूड ऑयल का असर दिखेगा, रुपये का असर काफ़ी ज़्यादा दिखेगा. अभिषेक अग्रवाल साहब, तो रिजल्ट कैसा रहेगा, पहले से मान के चले हैं, इन सबको बाजार फैक्टर इन कर लिया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत कुछ चीज़ जानना बाकी है अभी? तो लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में सब कुछ फैक्टर इन नहीं है, बिकॉज जब इस तरह की आपदा सिचुएशन आती है और कुछ ऐसी चीज जो प्लानिंग के बाहर है, बट उसका ग्लोबल इम्पैक्ट इतना बड़ा था, हमारे लिए डोमेस्टिक इम्पैक्ट इतना बड़ा था, तो उसे गेज करना बड़ा मुश्किल है. बिकॉज लार्जली क्या होता है कि आप मैनेजमेंट की कमेंट्री को फॉलो करते हुए जाते हैं कि मोटा मोटा कंपनी ने क्या प्रोजेक्शंस रखे थे अपने अपने सेगमेंट में, और उसके हिसाब से सीजनैलिटी को फैक्टर करते हुए क्वार्टर बाय क्वार्टर के अंदर में क्या मोमेंटम या मोमेंट्री बनेगी. बट यहाँ पे क्योंकि एक वॉर का सिनेरियो थोड़ा सा एक्सटेंडेड रह गया, जो कि प्लानिंग का पार्ट नहीं था, और एक क्रूड ऑयल जो है या नेचुरल गैस जो भी उसकी बाय प्रोडक्ट्स है, वो सारे के सारे एक बहुत ही हाई एलिवेटेड लेवल पे बहुत समय तक रह गई. सो इसका जो मार्जिन पे इम्पैक्ट आना है वो तो हमें देखना पड़ेगा डिफरेंट कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स के बेसिस पे, एंड उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि मार्केट उसे प्राइस फिर उसके बाद से करेगा. तो आप एक लेवल पे वापस कुछ वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, बट इस बार जो वॉलेटिलिटी आप देखेंगे वो आपको स्टॉक स्पेसिफिक मिलेगा. इससे पहले जो वॉलेटिलिटी थी वो लार्जली फंडामेंटली ब्रॉडर लेवल पे थी. तो अब यहां से क्योंकि हमारी मैक्रो लेवल की जो अनसर्टेनिटी है वो टेकन केयर ऑफ हो चुकी है, बिकॉज ऑफ कि वॉर का सिनेरियो अब थोड़ा ईज आउट है, $72 पे क्रूड है. अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ से अपने बिजनेस को किस तरह से देख रहे हैं, डिमांड को किस तरह से हम एक्चुअल में देख रहे हैं नंबर्स में, और मार्जिन आपका कहाँ रह गया इतने बड़े डिबैकल के बाद, उसके बेसिस पे आपकी एक्चुअल कंपनी की कॉम्पिटेंस क्या है वो दिखेगी. और इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि री रेटिंग ऑफ द स्टॉक बिल्कुल होने की पॉसिबिलिटी है. और यहाँ पे वो एक जो कहते हैं ना कि करेक्शन आया, उसके बाद एक हम देखते हैं कि भाई अगर जैसे करेक्शन आया तो वैसे ही तेजी भी आए. तो ये तेजी जो आप देखने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुझे वो लग रहा है आती हुई दिखेगी, बट वो होगी जरूर स्टॉक स्पेसिफिक. जेनेरिक वे में इसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें मंदी देखने को मिली वैसी में तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल ही नहीं. मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत मैच्योर हो चुका है. आप एक देख रहे हैं साइड लाइन में काफी बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी पड़ा हुआ है जो कैश डिप्लॉय होने बाकी है. अब वो पैसा तभी आएगा जहां विजिबिलिटी आएगी. कोई भी इंसान बिना विजिबिलिटी के क्यों काम करेगा. अब विजिबिलिटी जब आनी है उसके बाद अगर हमें क्लैरिटी लेनी है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, तो फिर ये तो एक ऑब्वियस सा बेट हो जाएगा कि जी मैं अपने विनर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं और अब मैं उसमें डबल डाउन करूंगा. तो जब डबल डाउन करूंगा मैं अपना स्टेक बढ़ाऊंगा या मेरी साइज बढ़ाऊंगा या मैं नई एंट्री लूंगा. तो जो नया कैपिटल आएगा या जो आप एक कह रहे हो कि
करेक्शन में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात जो भी हमारे पैनलिस्ट ने भी कही, वहां पे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा खासा हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इंडेक्स हो सकता है कि बहुत ज्यादा मोमेंटम ना दिखाए, मगर स्टॉक या स्टॉक सेक्टर में आप दिखाएं। देख सकते हैं कि आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इसमें एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं सुदीप सर कि इस खराब हालात में भी क्रूड 100 प्लस हो गया, इसके बावजूद भी रुपया 100 तक पहुंचने लगा, इसके बावजूद भी कौन सी कंपनियां अपने आप को मेंटेन करके रख ली जिनके ऊपर बहुत उल्टा असर नहीं पड़ा। तो इस बार के रिजल्ट काफी हद तक ये भी बताएगा कौन कितने पानी में है। जी, बिल्कुल लक्ष्मण जी। देखिए, एक सेक्टर का मैं ज़िक्र पहले भी आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ, फार्मा और हेल्थ केयर। यहाँ पे ये सब क्रूड ऑयल का प्राइसेस, टैरिफ रिलेटेड जो चैलेंजेस, ये सब का कोई असर नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं। वहाँ पे जो उनके बिज़नेस एज़ यूजुअल चलता रहा और वहाँ पे अच्छा खासा प्रोग्रेस है। और जिन सेक्टर्स में इनका नेगेटिव असर आने की ज़्यादा संभावना है, उनमें से मुझे लगता है वो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था और ओवरऑल लॉजिस्टिक्स में बहुत दिक्कत आ गई थी, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में गड़बड़ दिखेगा क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ा सप्लाई चेन डिसरप्शन और लॉजिस्टिक्स डिसरप्शन हुआ था। ये दो क्षेत्र में ऑयल एंड गैस की तो बात सबको सबको मालूम है कि यहाँ पे बहुत उथल पुथल हुआ था। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल जनरेटिंग ऑयल जनरेशन कंपनीज, सारे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हर जगह पे असर होगा। पर एग्जैक्टली नेट इम्पैक्ट क्या होगा ये इन्वेंट्री लेवल पे डिपेंड करेगा। इसके पास कितना पुराना इन्वेंट्री था, कितना नया नया खरीदना पड़ा, कितना प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर पाया, कितना नहीं कर पाया। So it will be to a great extent sector, industry, and even company specific. But challenges will be in oil and gas, chemical, agrochemical, फर्टिलाइजर, इन सेक्टर में चैलेंज देखने को मिलेगा। बाकी सेक्टर में इतना बड़ा कुछ असर मुझे तो नहीं लगता है देखने को मिलेगा। और जो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, एफएमसीजी के नंबर्स ठीक ठाक आने की संभावना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के नंबर ठीक ठाक आएंगे। तो जिन जिन सेक्टर में हम लोग सेकेंडरी टर्शियरी इंपैक्ट वार का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद बच गया क्योंकि वार का स्थिति सुधर गया है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गया है, करेंसी का डेप्रिसिएशन रुक गया है। तो सेकेंडरी टर्शियरी इंपैक्ट वार का शायद नहीं देखने को मिलेगा और वहां पे नतीजे ठीक ठाक आएंगे। लेकिन हालांकि आपने जो कहा ना हेल्थ केयर सेक्टर और फार्मा सेक्टर, तो पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसमें मंदी आने के लिए कोई फैक्टर कभी आएगा। ये तो तनाव रहेगा तब और सेक्टर पनपेगा अच्छे से। तनाव में लोग बीमार पड़ेंगे तो जाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में, जाएंगे फार्मा सेक्टर में। तो ये तो मुझे लगता है कि तो एवरग्रीन सेक्टर होना चाहिए, होता भी है। अनिल राय जी, आपका क्या मानना है कि इस बार का रिजल्ट किस सेक्टर के लिए ज्यादा कह सकते हैं सबसे ज्यादा वॉच करना चाहिए, किस सेक्टर के लिए? देखिए इस साल का जो इस जो क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें जो पॉजिटिव दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि एक तो बहुत बढ़िया होने वाला है, ये डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ऑटो के लिए भी सही रहेगा, ऑटो एंसेलरीज के लिए भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये एनर्जी को लेकर के बहुत बढ़िया इसमें रहेंगे इसमें रिजल्ट। और साथ में जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त काम इधर उनका हुआ है। एनबीएफसीज में भी रिजल्ट मुझे लग रहा है कि इस बार अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से उनमें स्ट्रेंथ दिख भी रही है बाजार में मुझे, और वहाँ पर एक खरीदारी रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही दिखाई दे रही है। तो मैं अंदाज़ा भी लगा रहा हूँ कि वहाँ पर भी एक अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। बाकी हेल्थ केयर और फार्मा तो जैसा आपने कहा कि वो एवरग्रीन है और ये दोनों अपने एकदम ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहे हैं इंडेक्स में भी। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका आने वाले समय में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पंकज जैन साहब, जो जिस सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ने वाला था, खासतौर से क्रूड की बातें करें या दूसरे फैक्टर की वजह से केमिकल सेक्टर की बात करें या फिर ऐसे सेक्टर, तो ये तो नोन है कि यहाँ पे दिक्कत तो हो गई थी, तो रिजल्ट खराब आएंगे ही आएंगे। तो नंबर पर लोग गौर करेंगे क्या? देखो लक्ष्मण जी, ये नोन डेविल हैगा, ये तो आई थिंक सबको ही मालूम है कि क्वार्टर वन में काफ़ी वॉर रिलेटेड चैलेंजेस थे। जिस तरह से रुपी डॉलर सिनेरियो था, जिस तरह से क्रूड था, सप्लाईज के काफ़ी सारे इश्यूज थे, एक्सपोर्ट में भी काफ़ी इश्यूज थे, इवन जो टैरिफ की एक जो मार थी पूरी तरह नहीं। तो आई थिंक
क्वार्टर वन में काफ़ी सीरियस चैलेंजेस थे, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कुछ एक चुनिंदा सेक्टर से समथिंग लाइक अ डिफेंस, फार्मा, हेल्थ केयर, कि इन पे शायद असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, रादर दे कुड, या एनर्जी इक्विपमेंट दे कुड शो डिसेंट रिजल्ट। बट उसके अलावा जो नॉन डेविल्स हैं, से समथिंग लाइक अ PSU बैंक, समथिंग लाइक अ रियल एस्टेट, समथिंग लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनी, समथिंग लाइक एविएशन, समथिंग लाइक ऑटोज, आई थिंक इसमें किस तरह के रिजल्ट आते हैं ये देखने वाली बात है, जो क्योंकि मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। और ऐसा ना हो कि जैसे होता है कि वंस द रिजल्ट इज गिवन कि इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नोन थी, एंड नाउ थिंग्स हैव इवन आउट एंड इट बिकम्स अ बाय काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ और हमें नहीं भूलनी चाहिए, व्हाट वी हैव सीन, जो एक ऑब्जर्वेशन पिछले जो हमने 10-15 दिन में की हैं, जिस तरह की सेलिंग आ रही है एफआई की, अगर हम पिछले 10-12 दिन की बात करें तो आई थिंक काफ़ी फीबल हो गई है। मैं देख रहा था टोटल सम ऑफ पार्ट्स पिछले 10-12 दिन में टोटल सेलिंग इज लेस देन $1 बिलियन, और उसके पीछे अगर हम 10 दिन चले जाए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, एक एक दिन में हम आधे बिलियन से डॉलर से लेके $1 बिलियन की सेलिंग देख लेते, तो सेलिंग में काफ़ी थमाव आ गया है। वेदर दिस इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना और वेदर दिस इज अ फिनोमिना विच हैज चेंज, अच्छा पॉइंट आपने जाके उठाया। थोड़ी बाइंग भी आ सकती है बिकॉज ऑफ जिस तरह की करेक्शन बाहर के मार्केट में है, वो भी एक फिनोमिना है। और अगर लार्ज कैप्स में या एफआई की अगर बाइंग आएगी तो सबसे पहले लार्ज कैप में आएगी, और जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस हमने लार्ज कैप में देखी है पिछले 3-4 महीने में, दैट कुड चेंज, एंड दैट अगर लार्ज कैप में परफॉर्मेंस आई तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। सो आई थिंक लॉट इज टू बी सीन इन क्वार्टर वन रिजल्ट्स, काफ़ी कुछ इनबिल्ट है, मार्केट को भी काफ़ी कुछ मालूम है। सो वन विल हैव टू बी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक, वन विल हैव टू बी वेरी कंपनी स्पेसिफिक। और जो एक और फिनोमिना हम देख रहे हैं कुछ एक महीने से, कि जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या जहां पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा या तो एक्सूबरेंस के साथ उस स्टॉक्स को ले रही है या काफ़ी सीरियसली पनिश कर रही है। इट्स नॉट अ +-1-2% गेम नाउ। सो लेट्स सी द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट कैन, जो अच्छे रिजल्ट्स आने हैं वो तो हमें मालूम है, पैनलिस्ट ने भी डिस्कशन भी की है, दैट इज अ नोन फैक्टर। बट जहां पर रिजल्ट्स अच्छे अपेक्षा नहीं है, लेट्स सी वहां पर किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अभी रिसेंट में जिस तरह के ऑटोमोबाइल के डाटे आए तो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग डाटा नहीं थे आई थिंक। सो लेट्स सी कहाँ कहाँ पर सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं हमारे को। हालांकि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एफआईज के सेलिंग में थोड़ी सी कह सकते हैं रुका नहीं है, लेकिन उसमें नरमी सी आई है। अभिषेक अग्रवाल साहब, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ये बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि बेच बेच के कभी तो पैसा उनका भी तो रुकेगा, कहीं तो थमेगा। डेटा तो जो फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे वो कुछ 3-4 महीने के हैं, मगर अगर हम लास्ट 2 साल का डेटा वहां पे प्लॉट करें तो दिखेगा कि किस लेवल की सेलिंग रही है। और अगर हम ओनरशिप की बात करें, जो एफआई की ओवरऑल निफ्टी के अंदर में कंपनीज की अगर हम ओनरशिप लेंगे तो वो भी हिस्टोरिकल लोज पर है। सो कहने का मतलब ये है कि जितनी एफआई की सेलिंग आ सकती थी, मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूँ मेरे लेवल पे कि शायद वो अब खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे और एक्सटेंडेड सेलिंग क्वांटम में तो एटलीस्ट मुझे आती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, फिगर वाइज हो सकता है कि आज कल सपोज 49,000 करोड़ का जून का फिगर हमें दिख रहा है, अगले महीने हाइपोथेटिकली सपोज जुलाई की हम बात कर रहे हैं कि 5,000 करोड़ माइनस में रह गया, तो भी वो माइनस में रह गया। बट 5,000 करोड़ के अगर ये फिगर माइनस में आया तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सो पॉइंट बीइंग, आई फील द मोमेंटम इज गोइंग टू चेंज from FI selling to eventually going to be buyer. Now, the quantum of buying net level पे कितनी बड़ी होगी, ये तो हमारे यहाँ पे अब जो रिजल्ट सीजन शुरू होगा उसके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगी। तो ये तो देखिए एक अच्छी बात ये है कि कम से कम बिकने वाली कहानी तो एक बार थमी। और हमारे यहाँ पे डीआईएस तो ऑलरेडी नेचुरल बायर ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि एसआईपी का पैसा कंसिस्टेंटली फ्लो होता है। तो अभी कुछ रिजर्व नेचुरल बाहर है या फिर मजबूरी के बाहर है, कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। देखिए बिल्कुल ये बात तो राइट है कि ऑप्शनैलिटी वैसी उनके पास तो नहीं है जैसे एफआईएस के पास होती है। बट हाँ, ये भी है कि आप कितना डिप्लॉय करें और कितना कैश में रहें, वो ऑप्शन तो रहता है। अब वहां पे मुझे लग रहा है स्मार्ट मैनेजर्स का, अगर आप म्यूचुअल फंड के कुछ डेटा देखें तो वहां पे स्मार्ट मैनेजर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने कुछ हद तक काफी अच्छा खासा कैश रिजर्वायर बनाया है। और वो कैश अब जो सही समय पे डिप्लॉय करने आएंगे तो परफॉर्मेंस भी आपको दिखेगी कि कैसे म्यूचुअल फंड्स की काफी बेहतर होगी। प्लस मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक बायर तो ऑलरेडी बायर है वो, और उसके पास पैसे थे जो वो डिप्लॉय करे, और जो सेलर था वो रुक गया। तो इस तरह से हमारे मार्केट का मोमेंटम जो है वो बदलता हुआ मुझे दिख रहा है। साइकोलॉजिकली निफ्टी जो है वो 25,000 की जो एक नंबर है, मुझे लग रहा है कि द मोमेंट उसको वो ब्रीच करेगी तब आप एक
मोटा मोटा जो ट्रेंड है वो एक तरफा एक डायरेक्शन में कम से कम कुछ समय तक आप होता हुआ पॉजिटिवली देख पाओगे। सुदीप सर, आपकी राय? देखिए लक्ष्मण जी, मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। एफआईआई के लिए रिलेटिवली अट्रैक्टिव कौन सा मार्केट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे साउथ ईस्ट एशिया के बाकी मार्केट, कोरिया, ताइवान वगैरह में 100% प्लस ग्रोथ की उम्मीद थी, और यहाँ पे 10-12%, 15% मैक्सिमम ग्रोथ की उम्मीद की जा रही थी, तो ऑब्वियसली पैसा उधर जा रहा था। अब वहां पे दबाव देखने को मिल रहा है, वहां पे सेलिंग मार्केट में आ रही है, और जैसे जैसे वो ये सारे मार्केट्स का अट्रैक्टिवनेस कम होगा, तब इंडिया में पैसा आएगा। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स है, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होना जरूरी है, ये बिल्कुल तय है। पर यहाँ के सिर्फ इंप्रूवमेंट से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस तो पहले वार से पहले भी हो रहा था, उसके पहले भी हुआ था, पर पैसा फिर भी बाहर जा रहा था। तो पैसा यहाँ आने का एक ही तरीका है, जब बाहर जिन मार्केट्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शंस एफआईआई के पास था या दिख रहा था उनको, वहां पे अट्रैक्टिवनेस कम होना पड़ेगा। और अभी वही स्थिति हो रही है। जो पैलंटियर की सीईओ जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वैल्यूएशन, एआई के वैल्यूएशन को बबल बोला जा रहा है, ये सब होने के कारण एक लेवल का करेक्शन एआई रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और ये आई थिंक सारे फंड मैनेजर्स को कंपेल कर रहा है सोचने के लिए कि एक 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 तरफा जो इन्वेस्टमेंट एआई कंपनीज पे कर रहे थे, वहां से थोड़ा दूसरे तरफ पैसा लगाना चाहिए। और नॉन एआई रिलेटेड मार्केट, और जैसे कहा जा रहा है कि एंटी एआई ट्रेड, अगर किसी को एंटी एआई ट्रेड लेना है तो उसको इंडिया में आना है और इंडिया में खरीदारी करनी है। मुझे लगता है वो शुरू हो रहा है धीरे धीरे, और यही ट्रेंड शायद आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। नहीं तो इसमें सुदीप सर, मैं आपसे थोड़ा सा एक छोटे से जवाब दे दीजिए कि नॉन एआई की तरफ आएंगे तो एआई आमतौर पे सॉरी एफआई जो है आमतौर पे आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लेके पहले रहा करते थे, निकले भी वहीं से बड़ी संख्या में। अब वापस आएंगे तो अब आईटी में नहीं आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे तो इमीडिएटली बहुत ज्यादा आईटी में एक्सपोजर लेते हुए दिख नहीं रहा है। स्पेसिफिक काउंटर स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट है, वहां पे एक्सपोजर ले तो अलग बात है। ज्यादातर एक्सपोजर उन लोगों को मुझे लगता है बीएफएसआई में आएगा, पैसा ऑटोमोबाइल्स में आएगा, पैसा और भी डाइवर्सिफाइड मल्टीपल सेक्टर्स में आएगा। हाँ, अनिल राज जी, इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? जी जरूर। एकदम ये आईटी में एफआईआईज के आने की संभावना कम लगती है, और एफआईआईज का जो पैसा है, जैसे सेम चीज़ है, जब एक मार्केट में उनकी प्रॉफिट काफ़ी जब बढ़ गई है, जब वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो पैसा फिर इंडिया में इमर्जिंग मार्केट के रूप में यहाँ पे इंडिया का अट्रैक्टिव डेफिनेटली अब काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव हो भी चुका है। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा कि जैसे ये पूरी ऑयल वाली स्टोरी हुई, अब देखिए ये $120 से गिर करके अब फिर 72 के आसपास आ गया, 71 तक पहुँच गया। अब इस सिनेरियो में भी अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी की इतनी खराब स्थिति नहीं हुई, और उसका जो सूचकांक जो हमारे निफ्टी के माध्यम से कहा जाए तो वो उतना भी खराब नहीं हुआ। लग रहा था कि एकदम अब कहीं कुछ लोग कहे कि 20,000 गिर जाएगा, चला जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, बट आप देखें तो लगभग उसने 24,000 का स्तर अपना मेंटेन रखा। तो मुझे लगता है कि अब यहां से उसमें अब एक पॉजिटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, और नतीजा ये होगा कि इसमें जो है सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट बाहर से अच्छे आने की संभावना है। स्पेशली उन एरियाज में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है जो अभी ऑयल सेंसिटिव थे, और अब जिनका डोमेस्टिक मार्केट है। लक्ष्मण जी, एक ध्यान रखने की बात है कि मार्केट डोमेस्टिक है, उनके सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जाने की वजह से उनके मार्जिन में प्रेशर आ रहे थे। तो अब जब ये ऑयल नीचे आया है तो वो ऐसे शेयर्स जो है वो काफ़ी तेजी से अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। अगले क्वार्टर में जो है ये उसको पॉजिटिव काफी बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। तो वहां से अभी से खरीदारी, और मुझे लग रहा है खरीदारी होते हुए मुझे कहीं कहीं दिखाई भी दे रही है। कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल के काउंटर हैं, जैसे टायर के स्टॉक्स हो गए या फिर एविएशन के स्टॉक हो गए, वहां पर अच्छा एक डिमांड बना हुआ है अभी भी। इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है पंकज जैन साहब फिर कहें कि आप सरकार का पक्ष लेके आ जाते हैं, लेकिन मैं जोड़ देता हूं, कहेंगे तो सुन लूंगा मैं। वो ये कि दरअसल इसमें आपको देखना होगा कि जिस तरीके से क्रूड की प्राइसेस बढ़ी, तो जो नीट जैक रिएक्शन या फिर जो रिएक्शन दुनिया के बाकी देशों में देखने को मिला,
वो हमारे यहाँ नहीं देखने को मिला। हमारे यहाँ जिस तरीके से आप पेट्रोल डीजल की प्राइस में मुश्किल से 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की हाइक होने दिए, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बाकी सारे सेक्टर पे वो दिखा नहीं। हाँ, डायरेक्ट इंपोर्टेड जो महंगाई थी वो तो वहाँ पे आई ही। इसी तरह एलपीजी की बात करें तो कुछ हद तक मैनेज यहाँ पे किया गया, इसमें धैर्य दिखाएगा तो चीज़ें वापस से पुराने लेवल पर जा रही है, लेकिन इसका जो फिस्कल डेफिसिट और असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा अनिल जी, उस पर मैं आगे चलकर चर्चा करूँगा कि अब जो महंगाई वाला जो खतरा था वो खतरा टल गया है। तो महंगाई वाला खतरा टल गया है तो रेट बढ़ने का खतरा है जो वो भी टल गया है। तो वो उसको किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव देखा जाए, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, इसको कैसे देखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर आप लोग पास आता हूँ। रहे हैं कि शेयर बाजार की चाल आगे कैसे रहने वाली है, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे प्रभावित करेंगे और अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है, तो इस पर काफ़ी चर्चा अब तक हो चुकी है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक मुद्दा छेड़ के रखा था कि महंगाई बढ़ने का खतरा जो है अब यहाँ पे टल गया है। इसको किस सेक्टर के लिए एक वरदान मान के चला जाए, ये आप चारों मेहमानों से पूछूंगा। शुरुआत में करना चाहूँगा अभिषेक अग्रवाल साहब से। मेरा जो इसमें ऑब्वियस पिक होगा लक्ष्मण जी, वो होगा एक ऐसे सेक्टर को देखते हुए जहां पे डिमांड की कोई इशू नहीं है, बट अगर इस तरह का जो वॉर की सिनेरियो की वजह से जो एलिवेटेड प्राइस थे जो अब करेक्ट हो गए, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? मेरा यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो सेक्टर है एनर्जी। बिकॉज एनर्जी सेक्टर के अंदर में जो पावर जनरेशन कंपनीज है, वहां पे डेफिनेटली जो है वो मैटर करता है उनके लिए, बिकॉज हमारे पास सोर्स ऑफ पावर भी जो है वो बहुत मैटर करती है। और अब क्योंकि जो एलिवेशन था, लॉजिस्टिक चैलेंजेस आ रहे थे क्रूड ऑयल के ना अवेलेबल होने की वजह से या बहुत ज्यादा महंगाई होने की वजह से, अब मुझे लग रहा है कि कम से कम इंडस्ट्रिया में जहाँ पे आगे आने वाले सीजन में जो कि फेस्टिव सीजन होगा, उसके लिए पहले से इनको तैयारियां करनी पड़ती है। उसके लिए पहले से एक अपना प्रोडक्शन रेडी रखना पड़ता है, जहाँ पे एनर्जी की जो डिमांड है वो मुझे लग रहा है कि और आगे कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखेगी। और वहां पे एनर्जी वाली कंपनियों में जो करेक्शन अभी आया है वो मुझे लगता है कि एक अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है देखने के हिसाब से क्या बाय करना है। ऑफकोर्स इसमें मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि वहां तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं देखेंगे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से, जहाँ पे हाँ। बट अदरवाइज अगर हम बाकी इसे एक एक्सेप्शन बना लें तो फिर बाकी काफी जगहों पे मुझे लग रहा है स्कोप है जहाँ एविडेंट कंपनीज आपको मिल सकती है जो ऑब्वियस बाइज है। पंकज जैन साहब, इन्फ्लेशन का खतरा टला, कहाँ मौका? देखो लक्ष्मण जी, एक तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल इस बात को हमारे को ब्रश ऑफ नहीं कर देना चाहिए कि अब वॉर का सिनेरियो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वी आर नाउ इन अ वेरी पीसफुल काइंड ऑफ सिनेरियो और ग्लोब में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए। पंकज जैन साहब की दरअसल सब इस चीज को समझते हैं, लेकिन अब कोई सोचना भी नहीं चाहते, इतना बुरा हाल देख लिया है, याद नहीं करना चाहते। नहीं, देखो वन हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, होना भी चाहिए, और वन हैज टू बी प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए जो वॉर रिलेटेड जो भी 3-4 बड़े प्लेयर्स थे, आई थिंक एट एंड ऑफ द डे ऑल दीज प्लेयर्स आर प्रिटी अनप्रिडिक्टेबल, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, या वो बाकी भी। और हमारे को नहीं भूलना चाहिए एक और वॉर चल रही है जो कि थोड़ी सी बढ़ती जा रही है यूक्रेन रशिया में। सो आई थिंक और मार्केट में एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी चलती है कि यूएसए का रवैया टिल अबाउट नवंबर, जहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, वो एक डिफरेंट हो सकता है, एंड पोस्ट नवंबर रवैया दूसरा हो सकता है। सो देयर आर मेनी इश्यूज। मानसून रिलेटेड एक और इश्यूज इंडिया में चल रहा है, ठीक है, पिछले एक हफ्ते में मानसून इंप्रूव हुई है। सो आई थिंक बिल्कुल टू एक्सपेक्ट कि अब हम आर कार इज मूविंग ऑन अ स्मूथ रोड। आई थिंक इस चीज़ को नहीं मद्देनजर नहीं लाना चाहिए। आई थिंक डिप्स एंड अप्स विल कम कीप हैपनिंग, बट ऑन अ पॉजिटिव साइड सिनेरियो अब ऐसा लग रहा है, चाहे वो टेक्निकल्स हो, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, जिस तरह से एग्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट है, जिस तरह से वॉर में थमा हुआ है, सारे प्लेयर समझ गए हैं कि वॉर इज नो सोल्यूशन, सब थक गए, एवरीबडी वांट्स टू एंड द वॉर सिनेरियो। और हमारे जिस तरह से अब एफआई का रवैया टुवर्ड्स इंडिया, ऐसा लग रहा है कि वी आर मूविंग ऑन अ मच एग्रेसिव पार्ट टुवर्ड्स
राइज इन निफ्टी। अगर मेरे को ये चूज करना हो, जैसे हम करीब 24,200-300 पे निफ्टी हैं, कि वेदर ऑन अ फास्ट फॉरवर्ड बेसिस इन नेक्स्ट 6 मंथ्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स 26,000 या समथिंग क्लोजर टू दैट, या बीच में कहीं पर 22,000 का भी डिप आ सकता है। आई थिंक chances of moving towards 25, 50, 26,000 are much higher than a major correction. और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, इट्स अ बाय ऑन स्ट्रेटेजी मार्केट। इसमें बस हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से सेक्टर्स एक ट्रेडिंग कॉल सेक्टर्स है, से समथिंग लाइक अ रियल एस्टेट, समथिंग लाइक मेटल, समथिंग लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसमें हो सकता है समथिंग लाइक एफएमसीजी, वी गेट मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट्स कि हम एक अट्रैक्टिव, या आईटी टेक्नोलॉजी पे भी आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट कि अच्छे लेवल्स पे एंट्री की, वी मेक अबाउट 10-15% एंड गेट आउट ऑफ those particular trading bets. And there are some sectors which are consolidating, which are on path of longer growth trajectory, जिसके अंदर अगर मैं अपने आप को दोहराऊंगा से समथिंग लाइक ऑटोमोबाइल, समथिंग लाइक ऑटो एंसिलरी, समथिंग लाइक फार्मा, समथिंग लाइक हेल्थ केयर, आई थिंक समथिंग लाइक एनर्जी इक्विपमेंट, आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स विच आर ऑन ग्रोथ पाथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ पाथ। एफआईज की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, म्यूचुअल फंड्स की, सब पे इस पे नजर है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर वी हैव टू पार्क आवर लॉन्ग टर्म मनी फॉर ग्रोथ, and there are places where we have to do that trading kind of bets before things even out in those sectors. So I think markets में काफी सतर्क रहना पड़ेगा, काफी अपना होमवर्क करना पड़ेगा। it's not a child place कि जैसे होता है ना, कहीं भी आप घुसे या एंट्री कर लिया। I think that kind of scenario is happening in US markets, in Taiwanese market, in Korean market, in Japanese market, कि आप कहीं पर भी घुसिए और आप पैसा करिए। आई बीन रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट कोरिया एंड ताइवान कि वहां पर लोगों ने अपने इंश्योरेंस के पैसे भी कैंसिल करा के इक्विटी मार्केट में डाल दिए। सो दैट्स अ वेरी डेंजरस जमाना हमारे यहाँ भी था। बट अगर पैसा बन रहा है तो आई थिंक दैट इज हाँ, सो दैट इज हैपनिंग इन देयर मार्केट। सो हाउ इट एंड्स ओवर देयर, इट इज टू बी सीन। So to sum it up, I think we are on a very encouraging kind of scenario for our markets, and I think things look much more rosier what it was about 1 month or 2 months back. और मेरे को लगता है कि अगले 6 महीने से till about December मार्केट्स यहाँ पर काफ़ी encouraging हैं। You just have to be aware and realistic and be cautious. पैसा काफ़ी अच्छा बनने को तैयार है हमारी मार्केट्स में। पैसा काफ़ी अच्छा बनने को तैयार है। सुदीप सर, आप क्या ऐड करेंगे? मैं तो ये सुनना चाह रहा था कि भाई ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, बैंकिंग सेक्टर भी, एफएसआई सेक्टर की अच्छी खबर है, एनबीएफसी चल ही रहा है कुछ ही दिन से। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा ऐड करता हूं जो अभिषेक जी ने कहा कौन से सेक्टर वार खत्म होने के बाद बेनिफिट होगा। तो इसमें मैं एयरलाइन, एविएशन सेक्टर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल का प्राइसेस सिग्निफिकेंटली नीचे आया है और लगभग 40% उनका ऑपरेशन कॉस्ट एटीएफ है। तो एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट है। ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को ओवरऑल मुझे लगता है अच्छा खासा बेनिफिट इस वार खत्म होने का मिलेगा। तीसरा फर्टिलाइजर, ये आमतौर पे सामने नहीं आता है, पर फर्टिलाइजर पे क्रूड ऑयल प्राइसेस का बहुत बड़ा असर है और सारे जो फर्टिलाइजर के जो कुछ हद तक इंपोर्टेड होता है और कंपोनेंट्स भी, मटेरियल्स भी इंपोर्ट होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स के लिए भी माहौल अच्छा बनने की उम्मीद है वार खत्म होने के साथ साथ। और इसके बाद जो ओवरऑल माहौल बन रहा है, वार खत्म हुआ लग रहा है, ऑयल प्राइसेस नीचे आया है, करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, वहां पे आरबीआई ने अच्छे कदम लिए हैं। इसके साथ साथ मॉनसून भी लग रहा है कि वापस इंडिया की तरफ आ गया है, हमारी तरफ आ गया है। और ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कितना देर तक ठीक ठाक चलेगा, वो सब देखना होगा। पर आज के दिन में जो स्थिति है, मॉनसून भी पॉजिटिव लग रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव माहौल जो है, इसमें मैं कहूंगा कि कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में भी मोमेंटम अच्छा देखने की उम्मीद रहेगी। एफएमसीजी बोलिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलिए, ऑटो एंसिलियरी, हर तरफ मुझे एज ऑफ नाउ पॉजिटिविटी दिख रहा है। और बीएफएसआई, यहाँ पे तो एक सेकुलर अपट्रेंड की उम्मीद है आने वाले दिनों में। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें, वहां पे तो जो टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो तो बिल्कुल नो ब्रेनर है, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से वहां पे डाउनसाइड बिल्कुल दिख नहीं रहा है और अपसाइड सिग्निफिकेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज मुझे इक्विटी मार्केट का सिनेरियो, जैसे पंकज जी भी अभी कह रहे थे, इट्स मोर बायस टुवर्ड्स अपसाइड देन डाउनसाइड, अनलेस देयर इज सम मेजर ग्लोबल इवेंट व्हिच अपसेट्स द एंटायर कैलकुलेशन।
हालांकि इसमें ग्लोबल इवेंट में सबका डर लगा रहता है, ट्रम्प साहब कुछ ना करें, लेकिन यही कि आजकल सुबह उठते हैं तो कुछ वैसा हल्ला हंगामा वाला अपना ट्रूथ सोशल पर डालते नहीं है। आप में से किसी ने कहा भी बड़ा अच्छा कि नवंबर तक थोड़ा शांति रहेंगे, ऐसा मान के चला जा रहा है। अनिल जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? जी जी, इसमें एक दो सेक्टर मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि ये जो, चूंकि जैसा हमने बात की कि इन्फ्लेशन की संभावना अब काफ़ी कम हो गई है और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर था वो भी कम हो गया है, तो उसका सीधा असर जो है दिखाई दे रहा है कंजम्पशन पर और साथ में रियलिटी सेक्टर पर। अगर आप देखें तो मुझे रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है और उसके स्टॉक्स में भी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है, और साथ में एनबीएफसी तो वो करेगा ही, कंजम्पशन में भी बढ़िया इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो एक लग रहा था कि भाई ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी तो लोग बड़ा सेलेक्टिवली कंज्यूम करेंगे, वहां पे बढ़ने की उम्मीद है, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट फिर सीधे सीधे आपको वहां मिलेगा। ऑटो एंसिलरीज में बहुत अच्छी डिमांड बनती हुई दिखाई देगी। तो ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर हमें ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और है, एनर्जी इक्विपमेंट में थोड़ा सा मैं सतर्क रहने की बात कहूंगा। एनर्जी सेक्टर तो ठीक है, लेकिन एनर्जी इक्विपमेंट में अभी अभी एक जो न्यूज हुई है कि भाई हम चाइनीज जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है, तो भेल को छोड़ के बाकी सबके लिए बड़ा नेगेटिव है इस वजह से जो है। लेकिन ये एनर्जी जो जनरेशन वाली कंपनीज हैं, जो एनएचपीसी हो गई या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो एनटीपीसी हो गई, इनको इक्विपमेंट्स अब अच्छे और सस्ते दामों पे मिलेंगे, तो वो उनके लिए पॉजिटिव होगा। वहां पे आपको इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट अभी आने वाले समय में दिखाई देगा, तो ये एक ट्रेडिंग कॉस्ट के रूप में बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इक्विपमेंट कंपनियां जो हैं, जो तेजी देखने को मिली थी, वो थोड़ा सा ठंडा रहेंगे एकदम। अभी मार्केट उनको रिएक्ट कर भी रहा है। केवल भेल, चूंकि भेल देखिए गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है और उसके साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो वहां पर भेल अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। उसके अलावा जो बाकी हैवी इक्विपमेंट कंपनीज हैं जो पावर सेक्टर के लिए इक्विपमेंट बनाती हैं, उनमें बड़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज भी काफी उसमें सेलिंग हुई है, और उनके रिवर्स में अगर हम जाते हैं तो जो उन इक्विपमेंट्स को यूज करती हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक फायदे का सौदा आने वाले समय में मिलेगा। सस्ता और अच्छा इंटरनेशनल क्वालिटी का उनको इक्विपमेंट मिलेगा, और जो स्कैरसिटी थी इक्विपमेंट की कि साहब मजबूरी थी कि बस इसी क्वालिटी का इतना ही लेना है, वो मजबूरी खत्म हो जाएगी। सेक्टर और है, चूंकि आपने पावर इक्विपमेंट की बात करी, तो सेक्टर स्पेसिफिक मेटल सेक्टर और दूसरा एफएमसीजी सेक्टर। तो मेटल सेक्टर में जो थोड़ा सा जो रैली गिरा है, इसको कैसे देखा जाए अग्रवाल साहब? देखिए, मेटल सेक्टर के अंदर में आप बहुत ज्यादा इस पे प्ले इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ये अब इन दिनों में कुछ सेक्टर्स में ही ये यूज होने वाला है, राइट। अभी अगर जैसे हमने आईटी की बात कर ली, पावर जनरेशन की बात कर ली, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट एंड यूज नहीं है। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस की डायरेक्शन के बेसिस पे ये तय होता है कि भाई किस तरह से जाएंगे। तो मेरा ये देखना है कि इसमें जो चुनिंदा बड़े लार्ज प्लेयर्स हैं, वो एक सेफर बेट है अपने पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से। हालांकि अगर हम इसे देखें तो अगेन ये थोड़ा सिक्लिकल होता है, और मैं जनरली सिक्लिकल कंपनीज अवॉइड करता हूं अपने खुद के प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कोई बहुत ज्यादा बुलिश हूं, बट हाँ ये है कि इंटरम में क्योंकि करेक्शन आया और अब वहां से कुछ चीजें ईज आउट हो रही है, तो कुछ फायदा तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ बाउंस बैक इस सेक्टर के अंदर। अनिल जी कुछ इशारा कर रहे थे। जी, मेटल को लेकर के जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ समय में बहुत बढ़िया उसने रन दिया, अब थोड़ा सा एक कूल ऑफ मोड में है। लेकिन मेटल को जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना लक्ष्मण जी, वो आ रहा है चाइना से, क्योंकि चाइना देखिए पूरे वर्ल्ड के मेटल मार्केट को चाइना ही रेगुलेट करता है। तो अभी चाइना में जो मेटल को लेकर जो उनकी स्टिमुलस पॉलिसी आने वाली है, अगर वहां पर कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर उससे बहुत बढ़िया एक आपको मेटल के अंदर में तेजी दिखाई देगी, उनके पूरे मार्केट में तेजी दिखाई देगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन का फेज थोड़ा बना रहेगा। हालांकि लॉन्गर टर्म में मैं फिर कहता हूं मेटल सेक्टर पर मैं पॉजिटिव इसलिए रहता हूं क्योंकि रिसोर्सेज बड़े तेजी से हम कंज्यूम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। तो लॉन्गर टर्म के लिए जो है ये मेटल सेक्टर एक, मैं इसको साइक्लिकल अब नहीं मान रहा। एक जमाने में हुआ करता था साइक्लिकल, लेकिन अब चूंकि रिसोर्सेज का हम जिस तरीके से फास्ट कंजम्पशन कर रहे हैं, तो अब इनकी जो अवेलेबिलिटी है, इनकी जो डिमांड प्रेशर है वो काफी ज्यादा है बनिस्बत सप्लाई के। तो वो एक लंबे समय की अवधि के लिए भी मैं मानूंगा कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इसको रखा जा सकता है, और आपको लॉन्गर टर्म में मेटल में अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे। में अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे। हालांकि मेटल में गोल्ड भी आ जाता है, कुछ लोगों ने गोल्ड में फिर से पैसा डालना शुरू कर दिया है। लेकिन शो का समय अब सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। अगले हफ्ते अगर किसी को कुछ पैसा वैसा डालना हो तो सुदीप सर कहाँ डाला जाए? पंकज आंसर फिर आता हूं आपके पास। मैं तो यही कहूंगा कि ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में ध्यान दीजिए। ऑटो एंसिलरी में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, और ये ग्लोबल कंपनीज हैं। ये सिर्फ इंडिया में सप्लाई नहीं करते हैं, ग्लोबली सप्लाई करते हैं।
जी, एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमारे कंपनीज बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के बन गए हैं, जो कि ग्लोबली माने जाते हैं आज के दिन में। तो हम लोग जैसे आईटी कंपनीज की बात करते हैं, दुनिया भर में काम करते हैं, वैसे ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं, फार्मा कंपनीज भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो ऑटो एंसिलरी और फार्मा, ये दोनों क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए निवेशक। हालांकि इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं मैं कि ढेर सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं ना, उसमें कई देशों में भारत के जो ऑटो कंपोनेंट हैं उसके लिए बड़ा ड्यूटी रिबेट मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक लॉन्ग टर्म में एक अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी दिख रही है। बाकी स्टॉक के हिसाब से तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। पंकज जैन साहब, एक हफ्ते में कुछ लगाना देखो तो कहाँ लक्ष्मण जी, लगाएंगे? जैसा देखो ऑटो एंसिलरी और फार्मा, आई थिंक दीज आर एवरग्रीन काइंड ऑफ सिनेरियो, लॉन्ग टर्म सिनेरियो बेट्स हैं जो कि ग्रोथ के लिए हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपने सवाल पूछा था कि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगले 2 4 5 6 हफ्ते में कहाँ हमारे को एक गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग दिखती है ऑन अ फंडामेंटल बेसिस एज वेल एज टेक्निकल बेसिस, मेरे को लगता है गुड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और अच्छे एनबीएफसीज, आई थिंक इन दोनों में अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिली है। नीचे से मोमेंटम देखने को मिला है, एक नई बाइंग देखने को मिली है। और जिस तरह से अब एक माना जा रहा है कि इमीडिएटली कोई ऐसा खतरा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, मेरे को लगता है कि ये दोनों सेक्टर एक थोड़े से अंडर ओन सेक्टर्स भी हो गए थे। सो गुड एनबीएफसीज, लार्ज कैप एनबीएफसीज एंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी आई थिंक रीजनेबल वैल्यूएशन पे हो गए थे। ये दो सेक्टर को भी काफ़ी एनकरेजिंगली देखा जा सकता है। हालांकि आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर की बात की, लेकिन मुझे अभी भी अब शो खत्म करते करते एक ही लाइन याद आ रही है जो अभिषेक अग्रवाल साहब ने जो उठाया था और बाकी लोगों ने कुछ हद तक सपोर्ट भी किया था कि एफआईज का जाना थोड़ा सा कम हुआ है, आने के संकेत मिल रहे हैं। तो जब आने शुरू करेंगे तो हो सकता है बाकी सारे सेक्टर में रौनक फिर से लौटने लगेगी। और इसी नोट के साथ हम लोग शो को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।